Good morning and Jai Hind students. Welcome to the sociology class as revising chapter 3 Understanding Social Institution. Yesterday we have discussed the classification of family according to the size, residence, है ना, power and authority, marriage, chronology, social ecology, है ना. And today we will discuss about the next social institution, that is marriage. So what is marriage? Marriage is an institution which admits man and woman to a family. कैसा इंस्टीट्यूशन है मैरिज? वो क्या करता है? एडमिट करता है मैन एंड वुमन को एक फैमिली बनाने के लिए परमिशन देता है ना. मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो अलाउ करता है मैन एंड वुमन को कि वो फैमिली बना सकते हैं. इट इज अ स्टेबल रिलेशनशिप इन विच अ मैन एंड अ वुमन आर सोशली कमिटेड टू हैव चिल्ड्रन एंड the right to have children, implying the rights of to sexual relations. और एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा स्टेबल रिलेशनशिप है मैन और वुमन के बीच जो सोशली कमिटेड करता है कि अब आप कि वो कि नाउ दे हैव देयर ओन चिल्ड्रन एंड गिव देम राइट टू सेक्सुअल रिलेशंस. हाँ, ये अलाउ करता है मैरिज इंस्टीट्यूशन मैन और वुमन को. ठीक है. नाउ द डेफिनेशन ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू द हेस्टन एंड हैंक्स, मैरिज इज द अप्रूव्ड सोशल पैटर्न whereby two or more persons of opposite sex establish a family. Marriage is approved social pattern, यानी कि अप्रूवल देता है. ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अप्रूवल देता है किसको? टू और मोर पर्सन्स को जो कि अपोजिट सेक्स के हैं, स्टैब्लिश अ फैमिली. मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक सोशल पैटर्न है, कह सकते हैं कि सोशली एक्सेप्टेड पैटर्न है ना, जो कि अलाउ करता है किसी पर्सन्स को जो कि अपोजिट सेक्स से बिलोंग करते हैं कि अब वो अपनी फैमिली बना सकते हैं, है ना. अकॉर्डिंग टू द Nunberg, marriage consists of the rules and regulations which define the rights, duties and privileges of husband and wife. ननबर्ग क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मैरिज एक ऐसे रूल्स और रेगुलेशन की एक ऐसी प्रोसेस है जो कि डिफाइन करती है राइट्स, ड्यूटीज और उनके अथॉरिटीज जो कि हस्बैंड और वाइफ को मिलते हैं. किसके बाद? आफ्टर मैरिज. जो उनके राइट्स हैं, उनकी ड्यूटीज हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको डिफाइन करता है मैरिज, है ना. मैरिज एक इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन क्या होता है? इंस्टीट्यूशन एक अरेंजमेंट होता है रूल्स और रेगुलेशंस का, है ना. दैट्स व्हाई मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, है ना. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज. Marriage is a specific relationship between two individuals of the opposite sex and it is based on mutual rights and obligations. Marriage क्या है? स्पेसिफिक रिलेशनशिप है. किसके बीच? दो इंडिविजुअल्स हैं, उनके बीच एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है जिसको हम क्या कहते हैं? मैरिज कहते हैं. दो अपोजिट सेक्स हैं, है ना, जो साथ आए हैं किसके क्या बनाने के पर्पज से? फैमिली बनाने के पर्पज से. और ये म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस पे बिलीव करता है. मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है वो म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस पे बिलीव करता है कि जो मैन और वुमन है दोनों के सेम राइट्स हैं, सेम ऑब्लिगेशंस हैं दोनों के ऊपर. ठीक है. तो सेकेंड इज एज अ सिस्टम ऑफ रूल्स, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि रूल्स का अरेंजमेंट ही एक इंस्टीट्यूशन होता है. दैट्स व्हाई मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन. बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होते हैं. जब एक मैरिज होती है बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, रिचुअल्स होती हैं, है ना, जो फॉलो करनी पड़ती है बिफोर मैरिज. फिर उसके बाद जो जैसे जैसे चीजें होती जाती हैं, जो मतलब रिचुअल्स होती हैं मैरिज में, वो सारी करनी पड़ती हैं अगर आपको मैरिज करनी है तो, है ना. The structure of family is built by the mutual relationship of the individuals. और जो स्ट्रक्चर, जो फैमिली का स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि उसमें आता है, प्रभाव में आता है, बिहेवियर में आता है, कह सकते हैं कि वो किसके बाद आता है? वो आफ्टर मैरिज आता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ अलाउ नहीं है बिफोर मैरिज, तो फैमिली नहीं कह सकते उसको हम, है ना. तो बिल्ट बाय द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ द
इंडिविजुअल, जो फैमिली बनती है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप से बनती है। किसके? जो इंडिविजुअल्स का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है उससे क्या बनती है? फैमिली बनती है ना। इन इस्लाम मैरिज इज कंसिडर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, while in Hinduism it is considered to be a sacrament religious activity. In Islam, इस्लाम धर्म में क्या है कि जो मैरिज है उसको एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है ना, कि जिसको कभी भी तोड़ा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट है जिसको कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। बट इन हिंदुइज्म इट इज कंसिडर्ड अ सैक्रामेंट रिलीजियस एक्टिविटी। लेकिन हिंदू धर्म में इसको एक संस्कार कहा जाता है, कि जिसको जो जन्म, जो कहते हैं ना 7 जन्मों का एक बंधन है, वो कहा जाता है कि ये तो मतलब जन्म जन्मांतर तक चलता है ना, एक संस्कार है। मैरिज रेगुलेट सेक्स रिलेशनशिप, जो मैरिज है वो रेगुलेट सेक्स रिलेशनशिप को करता है, क्योंकि जो मैरिज, आफ्टर मैरिज ही हमारी जो सोसाइटी, हमारा कल्चर है उसमें आफ्टर मैरिज ही परमिशन मिलती है सेक्स के लिए, ठीक है। नाउ द प्रोक्रिएशन ब्रिंगिंग up children, familial love, economic cooperation are other necessary elements of marriage. Procreation, bringing up children, है ना, familial love, economic cooperation are other necessary elements of marriage. These are the other, कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं मैरिज के वो ये हैं, है ना, जो बच्चों का लालन पालन करना, फैमिली लव है, इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये सब चीज़ें भी अदर नेसेसरी चीज़ें हैं जो कि मैरिज में होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट इज सोसाइटी इंस्टीट्यूशनली रिकॉग्नाइज सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन थ्रू मैरिज। वही है जो भी बताया, द कपल फुलफिल देयर म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम्स और रूल एक्सेप्टेड बाय लॉ। आफ्टर मैरिज जो कपल हैं वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हैं जो कि उनके कस्टम से, रिचुअल से जुड़ी हुई होती हैं, अदरवाइज या फिर लॉ से जुड़ी हुई होती है ना। Validity is given to procreation by marriage is aim to form the family, bring up children, educate them. In हिंदू फैमिली क्या कह सकते हैं, हिंदू सोसाइटी में क्या होता है कि बच्चों को जन्म देना और उनका लालन पालन करना, उनको एजुकेट करना, ये फैमिली का एम होता है ना। तो वैलिडिटी मिलती है आफ्टर मैरिज प्रोक्रिएशन के लिए। ऑल सोसाइटीज हैव देयर ओन कस्टम एंड सिस्टम ऑफ मैरिज। इन ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटीज मैरिज एंड रिलीजियस एक्टिविटीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर। हम सभी सोसाइटीज में मैरिज का सिस्टम पाया जाता है और सभी की जो रिचुअल्स होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, है ना, ज्यादातर, है ना। There are certain symbols of marriage such as rings, special clothes, special things in front of the house, vermilion, etc. क्या होता है कि जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उससे रिलेटेड कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, हिंदू जो फैमिलीज होती हैं उनमें रेड कलर के जो कपड़े होते हैं, है ना, वो अच्छे माने जाते हैं जो ब्राइड होती है उसके लिए। और कुछ जैसे रिंग सेरेमनी में जो रिंग्स होती हैं, या फिर जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके यहाँ वाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं, है ना। और कुछ इससे रिलेटेड जो रिचुअल्स होती हैं उससे रिलेटेड जो सॉन्ग्स हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, है ना। कुछ सिंबल्स बनाए जाते हैं वॉल्स पे, है ना। तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो मैरिज से रिलेटेड होते हैं, है ना। नाउ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैरिज। Various forms, customs and conventions of marriage are prevalent in India based on the religion, caste and caste, tribe, regions, etc. बहुत सारे हमारे जो इंडिया है बहुत डाइवर्सिटी है इसमें, तो बहुत सारे रिलीजन हैं, ट्राइब हैं, कास्ट हैं, तो सब पे कह सकते हैं सबके अलग अलग रिचुअल्स हैं, फॉर्म्स हैं मैरिज की, है ना। ट्राइब्स की तो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, है ना। तो सबके अलग अलग फॉर्म्स हैं, सबके अलग अलग कस्टम है, सबके अलग अलग रिचुअल्स हैं रिलेटेड टू द मैरिज, है ना। सर्टेन प्रॉब्लम्स आर कॉमन एंड कंसर्न विद द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। लेकिन कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सभी में, सभी रिलीजन, कास्ट, ट्राइब, रीजन सब में सेम है ना। फॉलोइंग ऑल द 3 मोस्ट स्ट्राइकिंग प्रॉब्लम्स, जो सबसे ज्यादा स्ट्राइक करती हैं प्रॉब्लम्स, वो 3 प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट इज चाइल्ड मैरिज। इन अर्ली टाइम्स चिल्ड्रन ऑफ वेरी स्मॉल एजेस वर मैरिड। अर्ली टाइम की बात हो रही है ना, जब क्या होता था वहाँ
कि जो बहुत छोटे बच्चे जो कि मैरिज की एज नहीं होती थी उनकी, तो उनकी जो मैरिज करा दी जाती थी. द causes for this were many, but some have been endogamy, religious, conservatism, जॉइंट फैमिली, सती सिस्टम, डावरी सिस्टम एक्सेट्रा. इसके जो रीजन हैं चाइल्ड मैरिज के वो बहुत सारे हैं, कॉजेज बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ हैं जो कि जैसे एंडोगेमी, कि अपने ही यहाँ अपनी कास्ट में शादी करनी है, कभी बच्चा बड़ा होकर कहीं किसी और कास्ट में शादी ना कर ले, मैरिज ना कर ले. रिलीजियस, अपने धर्म में ही शादी करनी है ना. उसके बाद जॉइंट फैमिलीज में कुछ ऐसे होते हैं कि भाई मेरे सामने ही बच्चे की शादी हो जानी चाहिए, तो वो भी छोटे होते हैं. तो जैसे दादी वगैरह होती हैं, दादाजी होते हैं, तो कि भाई मेरे सामने ही शादी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है. तो इस तरीके से जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं उनमें इस तरीके से जल्दी ही शादी करा दी जाती है. सती सिस्टम है. डावरी सिस्टम यानी कि जब जैसे कहीं और शादी कराएंगे हम तो ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा, यहाँ अभी शादी करा देते हैं तो दहेज की इतनी जान पहचान में जल्दी शादी करा देते हैं तो दहेज. तो ये जो सारी कॉजेज हैं वो हैं किसके हैं, चाइल्ड मैरिज के. वो इसको कैसे कहते हैं, ये सारे जो कॉजेज हैं वो बढ़ावा देते हैं किसको, चाइल्ड मैरिज को. द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हैड फिक्स द मैरिजेबल एज फॉर गर्ल एट 18 years एंड द बॉय फॉर द 21 years. लेकिन उसके बाद एक हिंदू मैरिज एक्ट आया. ये जो चाइल्ड मैरिज है इसको खत्म करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट आया है 1955 में, जिसमें जो मैरिजेबल एज है उसको फिक्स कर दिया गया, गर्ल के लिए 18 years और बॉय के लिए 21 years. नाउ द सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड इन अर्बन एरियाज एंड सेमी इंडस्ट्रियल एरियाज, बट इट इज ऑलमोस्ट द सेम इन रूरल एरियाज. अब जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो गई है, कहाँ, अर्बन एरिया में या फिर सेमी इंडस्ट्रियल एरिया में हम कह सकते हैं. लेकिन जो रूरल एरियाज में है वहाँ पे सेम प्रॉब्लम बनी हुई है. लेकिन अब जो हम सिनेरियो चल रहा है इस समय, वहाँ रूरल एरियाज में भी ऐसा कुछ नहीं है. अब चाइल्ड मैरिज बहुत ही कम देखने को मिलती है ना. नेक्स्ट इज विडो रीमैरिज. इट वॉज prohibited by the Hindus as it was consideration against the departed soul of the husband. The restrictions on widow remarriage gave rise of many problems. Widow remarriage पर जो restrictions लगाए हुए थे वो क्योंकि उनका मानना था कि जो उनकी जो हस्बैंड की सोल है वो उसको मतलब उसके साथ जुड़ी हुई है, तो वो दोबारा मैरिज नहीं कर सकती कोई भी विडो. ये जो हिंदुइज्म का एक कह सकते हैं कि एक भ्रम था, है ना, कि उनकी जो सोल है हस्बैंड की वो अपनी वाइफ के साथ बनी हुई है, तो इसलिए उसकी वो रीमैरिज नहीं कर सकती, है ना. तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी विडो रीमैरिज की, उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म दिया, जैसे कि इमोरलिटी अमंग विडोज. इमोरलिटी, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड विडो. चाइल्ड विडो किसका वो था, परिणाम था, वो था जो चाइल्ड मैरिज थी, है ना. चाइल्ड विडो का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता था क्योंकि उनको दोबारा री मैरिज की उनको अलाउ नहीं था, तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता था उनका, है ना. इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स. क्योंकि जो विडो होती थी उनके पास कोई उनको अपनी जीवन को चलाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं होता था, है ना. जो फैमिली थी उनमें भी इनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती थी. फिर उसके बाद उनको रीमैरिज भी अलाउ नहीं थी. तो एक कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, ये जो इमोरलिटी और ये है, ये इसकी वजह से ही फिर ये जो प्रॉब्लम है वो कह सकते हैं कि इंक्रीज हुई. जर्नल लोअरिंग ऑफ वुमन स्टेटस इन सोसाइटी. जो फैमिली स्टेटस था, जो विडो वुमन थी उसका सोसाइटी में स्टेटस कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं फैमिली में स्टेटस भी सबसे ज़्यादा लो होता था, क्योंकि उनके पास अपना लाइवलीहुड को चलाने के लिए कोई अपनी साधन होता नहीं था, है ना. तो उनकी जो स्थिति थी वो समाज में भी और परिवार में भी बहुत ज़्यादा दयनीय होती थी. लार्ज स्केल कन्वर्जन ऑफ हिंदू विडोज टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी.
और इन सब की वजह से, क्योंकि जो हिंदुइज्म में जो विडो जो होती थी उन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए होते थे कि वो वाइट कलर के कपड़े ही पहनेंगी, ज़मीन पे ही सोएंगी, ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छा फूड जो स्पाइसी फूड है वो नहीं खा सकती, है ना, खाना भी एकदम सादा खाना है ना। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। रीमैरिज उनको अलाउ नहीं थी, उनके पास कोई अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए कोई उनके पास साधन नहीं था। तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से जो विडोज थी, जो हिंदू विडोज थी, उन्होंने इस्लाम को अपना लिया या फिर क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, क्योंकि वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो नहीं थी, है ना। तो नाउ विडो रीमैरिज इज एक्चुअली नॉट हार्मफुल फॉर एनी एंगल। तो हम कह सकते हैं कि विडो रीमैरिज जो है वो किसी भी एंगल से हार्मफुल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है ना। इट इज एथिकली जस्टिफाइड एंड हेल्दी। ये एथिकली जस्टिफाइड भी है और हेल्दी भी है ना, किसी भी एक ह्यूमन बीइंग के लिए। It also gives fundamental rights to the young women who have owned, widowed, disowned by their husbands in the prime of their age। ये किसी भी जो यंग वुमन है उसका एक फंडामेंटल राइट है ना, दोबारा शादी करना, दोबारा मैरिज करना, ये उसका एक फंडामेंटल राइट है किसी भी ऐसी यंग वुमन के लिए जो कि विडो हो गई है या फिर अपने हस्बैंड के द्वारा छोड़ दी गई है ना, एक यंग एज में, कम एज में, है ना। मोस्ट ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स फोर्ट फॉर विडो रीमैरिज। बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने फाइट की अगेंस्ट विडो रीमैरिज कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उसमें भी ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि जहाँ पे ये लिखा हो कि विडो रीमैरिज नहीं हो सकती, तो क्यों फिर इस पे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी। जैसे कि ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय थे, है ना। Notable among them were Ishwar Chand Vidyasagar, whose efforts saw the enactment of the Hindus Widow Remarriage Act in 1856। इसमें जो सबसे ऊपर किसका नाम आता है, ईश्वर चंद विद्यासागर का, जिन्होंने विडो रीमैरिज के लिए वर्क किया, और उनके ही इस वर्क की वजह से हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो था वो आया। और दिस एक्ट लीगलाइज द रीमैरिज ऑफ हिंदू विडो। और इस एक्ट के थ्रू जो विडो रीमैरिज थी उसको लीगलाइज, लीगल अथॉरिटी मिल गई, है ना। नेक्स्ट इज डावरी। द डिक्शनरी डिफाइंस डावरी एज अ मनी, गुड्स और स्टेट्स विच अ वुमन ब्रिंग टू हर हस्बैंड्स इन मैरिज। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग है डावरी का, कि ये एक ऐसा मनी है जो कि एक वुमन लेके आती है जब अपने हस्बैंड के घर, जबकि उसके साथ मैरिज होती है ना। तो therefore dowry refers to the property and amount of money once received in marriage by the groom's family। तो जो कह सकते हैं कि डावरी एक ऐसा मनी है जो या फिर प्रॉपर्टी है जो कि रिसीव की जाती है ग्रूम की फैमिली के द्वारा जबकि मैरिज होती है ना। The chief evil of this system lies in the compulsion that is employed to extract these things from the bride family much against their capacity, willingness and desire। इसमें सबसे खराब जो चीज है डावरी में वो ये है कि ये कंपल्शन हो गई है ना, कि आपको ये देना ही है, इसके बिना शादी मानी ही नहीं जाती, है ना। कि या फिर शादी हो जाती है तो दहेज के लिए जो लड़की होती है उसको परेशान किया जाता है ना। चाहे किसी की कैपेसिटी है देने की, चाहे इच्छा है देने की, या उसके पास पैसे नहीं है लेकिन चाहे वो कहीं से लोन लेके ही मतलब ये दहेज दे, लेकिन उसको देना ही है शादी में। ये कंपल्शन बन जाती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो प्रॉब्लम है इसमें सबसे वो यही है, इस जो डावरी सिस्टम की जो सबसे बड़ी इवल है वो यही है ना। डावरी इज इनह्यूमन, आर्बिट्री एंड एंटी सोशल। डावरी सिस्टम जो है वो इनह्यूमन है कि आप जब किसी को ऐसे नहीं कह सकते कि जब आप पैसे देंगे जब ही शादी होगी, तो ये तो इनह्यूमन हो गया, है ना। तो और एंटी सोशल भी है। देयरफॉर इन मस्ट बी फॉट फ्रॉम ऑल एंगल्स। और इसके विरुद्ध भी बहुत सारे जो
रिफॉर्मर्स थे उन्होंने वर्क किया. द एफर्ट्स ऑफ द कॉन्शियसनेस पीपल ऑफ द सोसाइटी, रिफॉर्मर्स एंड वुमेन्स लिबरेशन ग्रुप हैव लेड टू द फॉर्मिंग ऑफ एंटी डावरी लॉ. और इन सब के जो एफर्ट थे, जो रिफॉर्मर्स थे, वुमेन जो ग्रुप्स थे, जो सोसाइटी के जो कह सकते हैं अवेयर लोग थे, उनके द्वारा जो ये सब एफर्ट किए गए, उसके बाद एक एंटी डावरी लॉ पास हुआ. बट इवन द लॉ हैज नॉट बीन एबल टू कंटेन द ग्रीड ऑफ द डावरी डिमांडिंग पीपल. लेकिन ये कह सकते हैं ये लॉ पास तो हो गया, लेकिन ये कंट्रोल इसका ये कैसे कंट्रोल करते हैं? ग्रीड पे तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता ना, कि जो दहेज के लालची लोग हैं उन पे तो ग्रीड नहीं, उनके ग्रीड पर तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता. जिनको रहता है, डिमांड होती है कि भाई शादी हो रही है तो दहेज में ये चीज़ें आनी चाहिए, तो उनके ग्रीड पे तो कंट्रोल नहीं किया है ना. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मैरिज. So students, what we have learned today, we have learned about the marriage as an institution, its definition, characteristics of marriage, and problem related to marriage like child marriage, widow remarriage, and the dowry system. So revise it, and if you have any problem, any query, you can call me or ask me through WhatsApp. Okay. So the lecture is over now. We will continue this chapter in the next class. So bye bye. Jai Hind. Take care.